अब हम फिर मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं। वैसे दुनिया उसे सबसे बड़े विलेन के रूप में जानती है, हिटलर के एक कथन से। हिटलर के अनुसार किसी भी देश का असली धन उसकी वस्तुएं बनाने की क्षमता और संसाधन है, और इस बात को वह जान गया था और उसने अपने देश के लिए स्वयं मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया था। जैसे मुद्रा प्रणाली आज प्रचलित है, इसके विरुद्ध उसने स्वयं अपनी मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया था। इसको कर्ज मुक्त मुद्रा कहते हैं, और इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई तमाम अन्यायपूर्ण शर्तों के बाद भी, जर्मनी को नष्ट कर देने वाली शर्तों के बाद भी, जर्मनी हिटलर की सिर्फ एक इसी नीति के कारण बहुत तेज़ी से समृद्ध होता हुआ चला गया और एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, जिसने अमेरिकी और ब्रिटेन के पूंजीवादी शक्तियों के कान खड़े कर दिए। और फिर उस हिटलर को रोकने के लिए पूंजीवादी और साम्यवादी सभी ताकतें एक हो गई और उसके विरुद्ध जाकर उसको नष्ट कर दिया। हिटलर की इस कला को सुभाष चंद्र बोस भी जान गए थे। जैसे ही उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, घोषणा की थी, तैसे ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की थी और उन्होंने भी आज़ाद हिंद की करेंसी या मुद्रा छापी थी और जारी किया था, और इससे उनकी भी ताकत बहुत अधिक बढ़ती चली गई थी और उन्होंने भी अंडमान निकोबार और इधर के तमाम द्वीपों पर आधिपत्य जमा लिया था। और उन्होंने हिटलर और इन सुभाष चंद्र बोस, इनकी मुद्रा कर्ज मुक्त मुद्रा कहलाती है, जो आजकल इन बैंकों के कर्ज वाली मुद्रा के ठीक विपरीत है। और इसका यह परिणाम होता है कि जिस भी देश में इस प्रकार की मुद्रा छापी जाती है, वह मुद्रा समृद्धि की ऊंचाइयों को छू लेती है। इसको हम एक दो देशों के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, वरना हिटलर का नाम लेने से कुछ लोग तो एकदम बिदक ही जाएंगे। ब्रिटिश चैनल के पास एक छोटा सा द्वीप है गरनसी। गरनसी ने अपनी मुद्रा पौंड छापना शुरू किया। गरनसी पहले बहुत गरीब था और उस पर तमाम तरह के बैंकों के कर्ज थे, लेकिन फिर उसने बैंकों की मुद्रा को अस्वीकार कर दिया और वहाँ की सरकार ने खुद अपनी मुद्रा छापनी शुरू की। और आज की हालत यह है कि गरनसी आज विश्व के 7वें स्थान पर प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में है और समृद्धतम देशों की श्रेणी में आता है, सिर्फ इसी एक कदम के चलते कि वह गरनसी की मुद्रा कर्ज मुक्त है और बैंकों के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है। सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से गरनसी आज विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है। बहुत छोटा सा देश है। जब तक बैंकों के पास पैसे बनाने की और उसे जारी करने की ताकत है, तब तक दुनिया में समृद्धि नहीं लाई जा सकती है। यह कहना था बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक सर जोसिया स्टाम्प का। उनका कहना था कि बैंक जादुई तरीके से पैसा बनाते हैं और फिर संसार के सभी संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और लोगों की आमदनी को नियंत्रित करते हैं और लोगों का जीना हराम कर देते हैं। अगर दुनिया वाकई में गरीबी मुक्त और समृद्ध और सुखी होना चाहती है, तो बैंकों के द्वारा या बैंकरों के द्वारा पैसे बनाने और जारी करने की इस ताकत को छीन लेना होगा और सरकारों को कर्ज मुक्त रुपये निर्मित करने शुरू करने होंगे। अन्यथा संसार की गरीबी कभी भी दूर नहीं की जा सकती है। अब हम इस बात को सरलता से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए एक गांव है और छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक शासक है और वहाँ पर अब हम इस गांव के उदाहरण से प्राचीन काल में मुद्रा जारी करने की व्यवस्था को और आधुनिक काल में बैंकों द्वारा मुद्रा जारी करने की व्यवस्था को समझेंगे और इनकी खामियों अच्छाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझते हैं प्राचीन काल में मुद्रा कैसे जारी की जाती थी। मान लीजिए गांव है, गांव में एक शासक है और शासक गांव में प्रचलन में लाने के लिए मुद्रा जारी करता है। तो पहले मुद्रा जारी की जाती थी, जितने सोने होते थे उन्हीं सोने को सिक्कों में ढाल करके प्रचलन में लाने के लिए मुद्रा के रूप में समाज में डाल दिया जाता था और उनका कोई एक निर्धारित मूल्य निर्धारण कर दिया जाता था, या फिर जितना मूल्य उन सिक्कों के सोने का होता था उतना ही उनका मूल्य होता था, अथवा प्रमाणीकरण कर दिया जाता था कि इनका इतना मूल्य होगा, और इस तरह से आर्थिक गतिविधियां चलती थीं। फिर इससे आगे की स्थिति आई कि जितना सोना होता था, मान लीजिए 1 किलोग्राम सोना है और उसका मूल्य 1000 रुपया है, तो फिर उस सोने के मूल्य के बराबर के किसी दूसरे धातु के सिक्के छाप करके जारी किए जाने लगे। और फिर इससे भी आगे की स्थिति आई कि अब धातु के सिक्के भी प्रचलन से बाहर होने लगे और उसके स्थान पर नोट छापे जाने लगे। कागज़ के नोट छाप कर उन पर उतने गिनती लिख दी जाती है और जिस देश में वो जारी किए जाते हैं उस देश की सरकार उस पर गारंटी देती है और वह मुद्रा प्रचलन में आ जाती है और
उस देश की प्रमाणिक मुद्रा बन जाती है और फिर विनिमय में उसका उपयोग होने लगता है। यह नोट वाली मुद्रा जो है आधुनिक मुद्रा व्यवस्था कहलाती है। हम देखते हैं पहले मुद्रा जब जारी की जाती थी तो जितने मूल्य का सोना होता था उतने ही मूल्य की मुद्रा जारी की जाती थी। इसको 100% रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। और आधुनिक मुद्रा हम देखते हैं जो ये नोट की जारी की जाती है, इसमें मान लीजिए बैंकों के पास 10 रुपये है तो वे 100 रुपये तक छाप करके या फिर गिनतियों के रूप में लिख करके अपने ग्राहकों के खातों में गिनतियों के रूप में लिख करके 10 रुपये रखे होने पर 100 रुपये तक समाज में प्रचलित करा सकते हैं। इसको कहते हैं आंशिक रिजर्व बैंकिंग। मान लीजिए 100 रुपये किसी बैंक को जारी करने हैं तो उसको उसके रिजर्व के रूप में केवल 10 रुपये ही रखने होते हैं। इसको कहते हैं आंशिक रिजर्व बैंकिंग। अब हम इस चीज़ को गांव के उदाहरण से ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि हमने देखा, इस गांव में जब प्राचीन मुद्रा व्यवस्था के तौर पर मुद्रा जारी की जाती थी तो शासक मुद्रा जारी करता था और उसके लिए उसको किसी को कर्ज देने की आवश्यकता नहीं होती थी। यह मुद्रा को वह शासक स्वयं जारी करता था और किसी से कर्जे पर नहीं लेता था। लेकिन अब हम आधुनिक मुद्रा को जारी करने के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। उस गांव में मान लीजिए कोई बैंक वाला आके बसता है तो वह बैंक वाला उस शासक से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराता है कि अब से उस गांव में मुद्रा को छापने और जारी करने का अधिकार सिर्फ उस बैंक के पास होगा और वह शासक भी अपने समाज में, अपने गांव में मुद्रा को प्रचलन में लाने के लिए शासक उस बैंक से ही मुद्रा उधार लेगा और तब जारी करेगा, ना कि स्वयं छापेगा। अब मान लीजिए वह गांव का शासक इस पर हस्ताक्षर कर देता है और फिर उस बैंक वाले को उस गांव में मुद्रा छापने और जारी करने का अधिकार मिल जाता है। फिर शासक को अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वह उस बैंक वाले के पास जाएगा और कहेगा मुझे 100 रुपये छाप कर दे दो। हम गणना की सहूलियत के लिए 100 रुपये का आंकड़ा लेंगे और वह फिर 100 रुपये छाप कर उसे दे देता है। अब यह बैंक वाला इस शासक को उसके राज्य में मुद्रा को जारी करने के लिए 100 रुपये कर्जा देता है और फिर कहता है कि हम तुमसे साल भर के अंत में 10 रुपये प्रतिमाह के ब्याज पर 220 रुपये वापस लेंगे। और यहाँ पे हम उसकी चालाकी देखते हैं, उसने केवल 100 रुपये छाप कर दिए हैं लेकिन साल भर के अंत में उस शासक से 120 रुपये वापस लेगा। अब जब और वह वापस लेगा अपनी उसी मुद्रा के रूप में, और जबकि 20 रुपये छापे ही नहीं है, उसने केवल 100 रुपये ही छापे हैं तो यह 20 रुपये कैसे वापस होंगे? जाहिर सी बात है वह शासक इन 20 रुपयों को कभी भी वापस नहीं कर पाएगा और एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना फिर लगभग असंभव हो जाता है। और फिर इसके फलस्वरूप वह बैंक वाला कहेगा कि तुम हमारे इस कर्जे को वापस देने के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाओ या कर लगाओ, और फिर इस तरह से अनाप शनाप के करों की वृद्धि होती चली जाती है उस गांव के लोगों पर और उस गांव के संसाधनों पर। धीरे धीरे वो जो 20 रुपये सरकार वापस नहीं कर पाएगी तो 20 रुपये के किसी संसाधन पर, मान लीजिए उस गांव में कोई तेल का कुआं है और उसकी कीमत 20 रुपये है तो 100 रुपये तो किसी तरह से वापस किए जा सकते हैं, लेकिन 20 रुपये कभी भी वापस नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि उस बैंक वाले ने वो 20 रुपये छापे ही नहीं हैं। और इस तरह से चमत्कारिक रूप से बिना कुछ किए धरे ही उस 20 रुपये का संसाधन, या मान हम समझ लेते हैं उदाहरण के लिए कि उस गांव का तेल का कुआं वह 20 रुपये का उस बैंक वाले के कब्जे में चला जाता है। इस तरह से हर एक आर्थिक चक्र में बैंक से मुद्रा जारी करने और फिर लौट कर मुद्रा बैंक के पास वापस जाने के इस चक्र में, हर चक्र में उस गांव के कुछ न कुछ संसाधन जो है बैंक के पास पहुंचते चले जाएंगे और धीरे धीरे उस गांव की पूरी ज़मीन, उस गांव के पूरे जल के स्रोत, उस गांव के पूरे जंगल और फिर इस तरह की हर एक चीज़ें जिनसे कुछ निर्माण किया जा सकता है और इस तरह की हर एक चीज़ जो है उस बैंक वाले के पास में चली जाएगी और शासक पंगु हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल की मुद्रा व्यवस्था और आधुनिक मुद्रा व्यवस्था में क्या अंतर है। और प्राचीन काल में जब मुद्रा शासक जारी करता था तो वह मुद्रा समाज में जाती थी और फिर उस मुद्रा के बलबूते पर साहूकार इत्यादि जो है बैंकिंग जैसी प्रक्रियाएं करते थे, ब्याज पर लोगों को देते थे और कुछ एक लोग कम पढ़े लिखे या फिर वंचित लोग या कम जानकार लोग या गरीब लोग ही उनके द्वारा शोषित होते थे और वे उनका खून चूस लेते थे। लेकिन आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में पूरे देश के देश इन जैसे बैंकरों के शिकंजे में फंसे हुए हैं और वे उसी तरह से इनका खून चूस रहे हैं जैसे पहले साहूकार उन गरीब वंचित
कर्जदारों का चूसा करते थे। हम देख रहे हैं कि ये बैंकिंग व्यवस्था देश के देशों को नष्ट किए जा रही है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में सरकारें मुद्रा की स्वामी नहीं होती हैं, उस देश में स्थित रिजर्व बैंक मुद्रा का स्वामी होता है। जैसे हमारे देश की केंद्रीय सरकार मुद्रा की स्वामी नहीं है। ये जो मुद्रा हम प्रचलन के लिए उपयोग में लाते हैं, यह सरकार की नहीं है, यह रिजर्व बैंक की है, जो सरकार को उसकी आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए कर्जे पर देती है, और फिर सरकार भी एक तरह से उसके नियंत्रण में चली जाती है या फिर उसके आगे विवश हुई रहती है। और ये संस्थाएं, रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं स्वायत्त होती हैं, और अन्य स्वायत्त संस्थाओं की तरह इस रिजर्व बैंक नामक वित्तीय संस्था का भी नियंत्रण विदेशी ताकतों के हाथों में होता है। और मुख्य रूप से ये ताकतें ब्रिटेन और अमेरिका के 2 बैंकिंग परिवार हैं जो कि प्राइवेट बैंक का संचालन करते हैं। एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। तो दुनिया के सारे देश इन 2 परिवारों के और इन 2 बैंकों के शिकंजे में हैं, अमेरिका भी। हम अक्सर सुनते हैं कि सरकार कर्जा है, सरकार ने विदेशियों से इतने अरब रुपए या इतने अरब डॉलर या इतने का कर्जा लिया है। तो हम बचपन में सोचा करते थे कि इससे हमारा क्या लेना देना, सरकार ने लिया है सरकार से तो सरकार ही जाने और सरकार उसको वापस करेगी। हमारे अध्यापक हमें बताया करते थे कि आज हर एक भारतीय इतने हज़ार रुपए के कर्जे में है। तो हम समझते थे इसका क्या मतलब हुआ, सरकार ने लिया है तो सरकार वापस करेगी, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन हमें लेना देना है, और हम सोचते थे कि यह कर्जा सरकार वापस करेगी, हमको तो वापस करना नहीं है, हमको क्या लेना देना इससे। लेकिन हमको लेना देना है, और हम कदम कदम पर इसको वापस कर रहे हैं, और हमसे कदम कदम पर यह कर्जा वसूला जा रहा है। हम आज अपने देश में देखते हैं पेट्रोल की उल जलूल ढंग से बढ़ी हुई कीमतें, जबकि हम जानते हैं कि पेट्रोल को रिफ़ाइन करके उसको पेट्रोल पंप तक लाने में उसकी कुल लागत 11 या 12 रुपये होती है, लेकिन हमें वह लगभग 90 रुपये या 100 रुपये लीटर के दाम पर बेचा जाता है। यह इन्हीं कर्ज़ों के लेते समय किए गए उल जलूल समझौतों के कारण होता है। हमने अपने मुद्रा व्यवस्था वाले वीडियो में बताया है कि कर्जा लेते समय जो मुद्रा बैंक या कर्जदाता जारी करता है वह केवल मूलधन जारी करता है और ब्याज के मुद्रा जारी नहीं करता है। तो इस तरह से वह कर्जा वापस लौटाया ही नहीं जा सकता है, और फिर उस सरकार पे ऐसे नियम और ऐसे प्रतिबंध पे साइन करने पड़ते हैं उस सरकार को कि उनसे निकलना फिर असंभव हो जाता है। और उस देश के नागरिकों पर ऐसे ही उल जलूल के नियम और टैक्स थोपे जाते हैं, जिससे उस देश के लोग त्राहि त्राहि कर बैठते हैं। हम लोग चलते हैं तब टैक्स देते हैं, कुछ खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, कुछ चीज़ बनाया जाता है तब टैक्स देते हैं। मान लीजिए हमें कोई बिस्कुट बनाना है तो उसके लिए अगर कच्चा माल खरीदने जाएंगे तो कच्चा माल खरीदने में टैक्स देंगे। उस कच्चे माल को ढो करके अपने कारखाने तक लाएंगे तो उस ढोने के साधन के भी हम टैक्स देंगे। जिस सड़क पर ढोकर लाएंगे उस सड़क को के लिए हम टैक्स देंगे। और फिर जब यहाँ बनाना शुरू करेंगे तो फिर बनाने के लिए जिन उपकरणों मशीनों की आवश्यकता होगी उनके लिए टैक्स देंगे। बिजली की आवश्यकता होगी उस पर भी टैक्स देंगे। और जब अपना सामान बना डालेंगे तो निर्माण का टैक्स देंगे। और जब ला करके उसको बेचने के लिए ले जाएंगे बाज़ार तक तो उसका भी ले जाने का भी टैक्स देंगे। और जब बाज़ार में बेचने के लिए रखेंगे तो फिर अंतिम में उसका भी टैक्स देंगे। इस तरह से इतने सारे टैक्स लग जाते हैं कि 1 या 2 रुपये लागत वाली चीज़ हमको 150-200 रुपये की मिलती है। और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें इस तरह से समझते हैं। इस तरह से अभी बात पूरी समझ में नहीं आई होगी। हमारा देश गन्ने के उत्पादन में विश्व में लगभग पहले या दूसरे नंबर पर है, और चीनी का बहुत अधिक निर्माण हमारे देश में होता है और बहुत उच्च क्वालिटी की चीनी का निर्माण होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमें चीनी मिल रही है 40-42 रुपये प्रति किलो, जो कि बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं होती है, यह मध्यम या निम्न क्वालिटी की चीनी होती है। और जो सबसे उच्च स्तरीय क्वालिटी की चीनी होती है वह विदेशों को एक्सपोर्ट की जाती है, विदेशों को एक्सपोर्ट की जाती है। और जो चीनी यह विदेशों को एक्सपोर्ट की जाती है, इन्हीं कर्ज लेने के समय किए गए उल जलूल समझौतों और लादे गए प्रतिबंधों के कारण वह उच्च गुणवत्ता की चीनी केवल 18 से 20 रुपये की दरों पर विदेशों को एक्सपोर्ट की जाती है। और वही चीनी अगर इन टैक्सों की व्यवस्था के द्वारा हमें प्रदान की जाए तो कम से कम 80 से 100 या 150 रुपये प्रति किलो मिलेगी। इस गुणवत्ता वाली चीनी विदेशी 18 से 20 रुपये प्रति किलो के रूप में हमसे प्राप्त करते हैं। और हम जो चीनी लेते हैं कि वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी की चीनी होती है और हमें 40-42 रुपये प्रति किलो मिलती है वह।
जबकि हमारे ही देश में वह चीनी उत्पन्न की जाती है। तो ऐसा कहाँ होता है कि जो चीज़ जहाँ पे पैदा होती है वहाँ पे तो बहुत सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं बहुत ही उल्टी कहानी है। पैदा हमारे देश में होता है और विदेशियों को जाता है, जहाँ पे नहीं पैदा होता है तो बहुत सस्ती दोनों पर जाता है, और जब हमें मिलता है जबकि यहाँ पे पैदा होता है बहुत ही अधिक महंगे दामों पर मिलता है। यही हाल पेट्रोल का भी है। हमारे देश से जो पेट्रोल बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब जगहों पर जाता है वह 40-45 रुपये प्रति लीटर के दर पे जाता है, लेकिन वही तेल जब हमें बेचने के लिए दिया जाता है, हमें उपयोग के लिए जो बेचा जाता है वह 100 रुपये प्रति लीटर या 90 रुपये प्रति लीटर की दरों पर बेचा जाता है। तो जो हम लोग सोचते हैं कि सरकार ने कर्जा लिया है इससे हमको क्या, तो सरकार ने कर्जा लिया है और वह हमसे कदम कदम पे वसूला जा रहा है। यह आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का ही नतीजा है, और इस तरह से हम देखते हैं कि इन बैंकिंग प्रणाली के द्वारा किस तरह से देशों को शिकंजे में कसकर उनके संसाधनों को चूसा जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। और इसके लिए इन देशों को अपनी सेना या ऐसा कुछ भेजने की आवश्यकता भी नहीं है, बस कुछ वचन पत्रों पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है।